हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज हम जानेंगे अस्थमा के बारे में। हमने ऑलरेडी इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारी बातों को कवर किया है, जिसमें हमने इस बीमारी के सिम्टम के बारे में जाना है, इसके पीछे के कारण को समझा है, प्लस ऐसी बहुत सारी होम रेमेडी के बारे में भी जाना है। पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। तो अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आज की वीडियो में हम कुछ होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानेंगे जो अस्थमा के केस में दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर दें, आपको किसी भी दवाई का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, यानी खुद से दवाई आपको नहीं लेनी है। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मेन मोटिव है आपको एजुकेट करना। अगर आप लोग होम्योपैथी फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमारी वीडियो से या यूट्यूब की किसी भी वीडियो से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। चलिए टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं कुछ होम्योपैथी दवाइयों के बारे में। मेडिसिन नंबर 1, एंट्रिमटाट। इस दवाई का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट पर किया जाता है जिनके सीने में जकड़न हो, यानी चेस्ट में टाइटनेस फील हो, प्लस वो डैम्प एरिया में रहते हो, यानी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर मॉइस्चर बहुत हो, प्लस उनको रैटलिंग कफ की प्रॉब्लम हो, यानी उनको ऐसा लगे कि उनकी चेस्ट के अंदर बहुत सारा म्यूकस है और वो बार बार खांसने की कोशिश करे लेकिन म्यूकस बाहर नहीं निकल रहा है। तो ऐसे केस में एंट्रिमटाट मेडिसिन को दिया जाता है 200 पोटेंसी में, दिन में 3 बार। ये दवाई चेस्ट में जो म्यूकस जमा है उसे बाहर करने में बहुत अच्छी मानी जाती है। मेडिसिन नंबर 2, इपिका। इपिका उस केस में दी जाती है जब पेशेंट को ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो और ड्राई कफ होने के बाद बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उनका चेहरा नीला सा पड़ गया हो, तो भी इपिका मेडिसिन की 30 पोटेंसी को दिया जाता है। इसके अलावा थर्ड मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन ऐसे केस में दी जाती है जब पेशेंट की प्रॉब्लम रात के टाइम पर बढ़े, स्पेशली 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। अगर पेशेंट को इस टाइम पर प्रॉब्लम बढ़ती है और लेटने से उनकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ती है, तो इस केस में आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन को दिया जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को एलर्जिक अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की एलर्जी होने के बाद पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो इस केस में आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई छोटा बच्चा जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और वो डैम्प एरिया में रहता है, यानी ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर मॉइस्चर बहुत है, तो ऐसे केस में नेट्रम सल्फेट बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर यही प्रॉब्लम बड़ों को है तो आप डल्का मारा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया मेडिसिन भी ड्राई कफ के केस में बहुत अच्छी है और उनकी सांस फूलने लगती हो, इसके अलावा गर्म पानी पीने से आराम आता हो, तो ऐसे केस में स्पॉन्जिया मेडिसिन दी जाती है। अस्थमा की प्रॉब्लम को आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ड्राई अस्थमा और वेट अस्थमा। ड्राई अस्थमा, इसमें पेशेंट के जो लंग्स हैं वो सूखने लगते हैं, यानी म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो जाता है और पेशेंट को ड्राई कफ की प्रॉब्लम होती है, प्लस वीजिंग साउंड की प्रॉब्लम होती है, यानी जब ऐसे पेशेंट सांस लेते हैं तो उसमें सीटी जैसी आवाज़ आती है। दूसरा होता है वेट अस्थमा या फिर ह्यूमिड अस्थमा। इसमें आपके जो लंग्स हैं उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एयरवेज हैं वो नैरो हो जाते हैं और पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है और ऐसे पेशेंट में रेटलिंग साउंड की प्रॉब्लम होती है, यानी उनको फील होता है कि उनके चेस्ट में बहुत सारा म्यूकस जमा है और जब भी वो उस म्यूकस को बाहर निकालना चाहते हैं तो वो म्यूकस बाहर नहीं निकल पाता और बॉडी के अंदर रहकर पेशेंट की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। इसे कहते हैं ह्यूमिड अस्थमा। तो अस्थमा की प्रॉब्लम को आप लोग 2 टाइप में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये सबसे इजी तरीका है कॉमन मैन को समझाने का। आप और भी अच्छे से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कार्डिक अस्थमा, जिसका असर आपके हार्ट पर पड़ता है। दूसरा पल्मोनरी अस्थमा। इसके अलावा एलर्जिक अस्थमा भी होता है, जो किसी न किसी एलर्जी की वजह से होता है, चाहे वो डस्ट से एलर्जी हो या पोलन से एलर्जी हो या फिर किसी भी केमिकल की वजह से हो। तो इस तरीके से आप अस्थमा को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कार्डिक अस्थमा 50 to 60 एज के बाद होता है, जब आपकी हार्ट मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है, उस टाइम पर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसका एक और तरीका है जिससे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये पल्मोनरी अस्थमा की प्रॉब्लम है या कार्डिक अस्थमा की। देखिए, पल्मोनरी अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी होती है,
यानी जब आपको पेशेंट आकर बताएगा कि उनको 5 साल से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या फिर उससे भी पहले ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये केस पल्मोनरी अस्थमा का है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिनको ये प्रॉब्लम 1 से 2 महीने पहले ही हुई है और उनकी एज भी ज़्यादा है, तो ऐसे केस को आपको कार्डिक अस्थमा के रूप में देखना चाहिए। पेशेंट की बॉडी को प्रॉपर एग्जामिन कराना चाहिए और उसके बेसिस पर ही आपको दवाइयाँ देनी चाहिए। और एलर्जिक अस्थमा की प्रॉब्लम तो आपको वैसे भी पता चल जाएगी जब पेशेंट आपको आकर बताएगा कि उनको इन चीज़ों से एलर्जी है और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इस बेसिस पर आप लोग दवाइयों को सिलेक्ट करें। देखिए, एलर्जिक अस्थमा उस केस में सबसे ज़्यादा होता है जब स्किन प्रॉब्लम को सप्रेस कर दिया जाता है। इस केस को भी एलर्जिक अस्थमा ही माना जाता है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अस्थमा को ट्रीट करने के लिए वैसे तो बहुत सारी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जो पेशेंट के सिम्टम के बेसिस पर ही दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेशेंट आपको आकर बताता है कि उनके जो म्यूकस का कलर है वो येलो ग्रीनिश है और उनके सिम्टम बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं, तो ऐसे केस में आपको पल्सेटिला मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इस केस में बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। तो जैसे जैसे पेशेंट आपको सिम्टम बताए उसके बेसिस पर ही दवाइयों को सिलेक्ट करना है। अगर अस्थमा की प्रॉब्लम ठंड के टाइम बढ़ती है तो आप कार्बोवेज मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। काली बीच एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा नेट्रम्योर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नक्स का भी ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करेगी। अगर पेशेंट की ये प्रॉब्लम गर्मियों के टाइम बढ़ती है तो उसके बेसिस पर आपको दवाइयों को सिलेक्ट करना है। ऐसे केस में आप अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दवाइयाँ बहुत सारी हैं, लेकिन पेशेंट की प्रॉपर केस स्टडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर सही मेडिसिन को दिया जा सकता है। इसलिए अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आपको नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाकर अपनी सारी बातों को बहुत अच्छे से बताना चाहिए ताकि वो आपकी अच्छे से केस स्टडी कर पाएँ। बाकी होम्योपैथी के कुछ ऐसे मदर टिंचर हैं जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी लंग्स पावर को बढ़ाने का काम करते हैं, प्लस एयरवेज को क्लियर करने का काम करते हैं। जब तक आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, आप तब तक ही इन मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मदर टिंचर है बाल्टा ओरिएंटालिस। अस्थमा पेशेंट को इस मदर टिंचर का इस्तेमाल करना चाहिए। अस्थमा की प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छा मदर टिंचर है, स्पेशली ऐसे पेशेंट के लिए जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है ठंड के टाइम पर या बरसात के टाइम पर। इस टाइम पर अगर आप लोग इस मदर टिंचर का इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट की ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसकी 10 ड्रॉप को आधे कप गुनगुने पानी के अंदर दिन में 2 से 3 बार लेना है। इसके अलावा एस्पिडोस्पर्मा भी एक बहुत अच्छा मदर टिंचर है अस्थमा के केस में। ये आपके एयरवेज में जो म्यूकस आ गया है उसे क्लियर करने में हेल्प करेगा और ऑक्सीजन कैरी करने की पावर को बढ़ाएगा। बाकी इन दवाइयों के अलावा पेशेंट को अपनी डाइट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि उनकी ये प्रॉब्लम 60 to 70% डाइट से ही सॉल्व हो जाए, उनको इतनी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, अस्थमा की प्रॉब्लम आपकी बॉडी के एयर और आपकी बॉडी के म्यूकस की वजह से होती है। आपको इन्हीं दोनों को बैलेंस करना है। आपको अपनी डाइट के अंदर उन चीज़ों को शामिल करना है जो आपकी बॉडी की एयर को बैलेंस करें। इसके अलावा जो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसे कम करें। ऐसे में बहुत सारे फूड आइटम है जो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि अनार एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अस्थमा पेशेंट के लिए। अगर अस्थमा पेशेंट को ड्राई कफ की प्रॉब्लम रहती है, आप अनार के जो छिक्कल होते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप उसके वाइट पार्ट को रिमूव करके उसका काढ़ा बना लें। ये ड्राई कफ के केस में बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर म्यूकस लेवल बढ़ गया है तो उसे ट्रीट करने के लिए आपको अनार के जूस को हल्का सा बॉईल करना होगा और उसमें थोड़ा सा पीपली पाउडर को डालना होगा। पीपली पाउडर आपके लंग्स पर बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप लोग पीपली पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके जो एयरवेज नैरो हो गए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक्स्ट्रा म्यूकस को कम करने के लिए मखाना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आप लोग इसी तरीके की होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.